हिंदुस्तान में उसने नरेंद्र मोदी ने कर दिया लॉकडाउन, उसने वो लॉकडाउन किया जो लोग मेरे से तवक्को कर रहे थे मैं करूं। मेरे से अगर वो पूछ लेते सूबे तो मैं कभी इस तरह का लॉकडाउन ना होने देता। जब आप लॉकडाउन करते हैं तो पहले आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे लॉकडाउन से माशरे के मुख्तलिफ लोगों के ऊपर क्या असरात आएंगे। जब तक आप ये नहीं सोचते आपको पूरा लॉकडाउन नहीं करना चाहिए। शुक्र है मेरी बात सुन ली उसके बाद, हालांकि मेरे ऊपर बड़ी तनकीद हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सीधी बात दीनर सलीम के साथ में आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। मंडे है, फ्रेश शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाजरीन, जब भी इमरान खान साहब को मौका मिलता है ऑब्वियसली अपने दिल की बात करते हैं। आज भी मौका मिलते ही उन्होंने अपनी दिल की बात हमसे शेयर की, वो दुख शेयर किया जिसकी वजह से उनको कौम की जो फिक्र है वो खाई जा रही है। और वो ये दुख ये था कि वो आज भी ये मानते हैं, ये हमसे शेयर कर रहे थे कि अगर सूबे उनसे मुशावरत कर लेते, उनको अपने साथ लेकर चलते, उनसे पूछ लेते तो शायद आज मुल्क में लॉकडाउन वैसा ना होता जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा है। इमरान खान साहब जो हैं, आप जानते हैं कि कौम का बहुत दर्द रखते हैं, अवाम की बहुत ज़्यादा सोच रखते हैं, तो लिहाजा वो ये कहते हैं कि वो बिल्कुल भी एक मुकम्मल लॉकडाउन के लिए पाकिस्तान को मुतहम्मिल नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों के कारोबार बंद हो जाएंगे और ऐसे में लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत और किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ वो हमें ये भी बता रहे थे कि भाई जो आने वाला महीना है, जो कि जुलाई का महीना है, वो बड़ा ही क्रूशल मंथ है। इसमें कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, एहतियात करनी होगी, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि कारोबार भी चलता रहे और कोरोना के साथ जो लड़ाई है, कोरोना से बचने की जो जंग है, वो भी चलती रहे। खैर, हम ये सब जानते हैं, दिस इज़ नॉट अ सीक्रेट, इट इज़ जस्ट लाइक एन ओपन बुक। ये एक खुली ऐसी एक चीज़ है, खुली मिसाल है कि इमरान खान साहब जो हैं वो कभी भी लॉकडाउन के हक में नहीं थे। लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ है? कन्फ्यूजन वहाँ होती है कि जब नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के साथ मीटिंग करनी हो, आपकी NCOC के तमाम तर मामलात हों, तो हमें ये बताया जाता है कि हर सूबा, हर स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड है और जो भी डिसीजंस ली जा रही हैं वो सबके साथ मुशावरत करके, सबको ऑन बोर्ड ले करके, सबके साथ मिल करके की जा रही हैं। डिसीजंस होते हैं और खान साहब उन डिसीजंस को ऑन करते हैं और फिर बाद में हमें कहते हैं कि जी लॉकडाउन करने का फैसला तो उनका था ही नहीं। कंफ्यूजन कहाँ होती है? कंफ्यूजन तब होती है जब दो सूबों में, दो बड़े सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, चाहे मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात करूं, चाहे मैं पंजाब की बात करूं। वफाक में अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब खुद बैठे हैं, बाकी रह गया सिंध और बलोचिस्तान। लेकिन सिंध और बलोचिस्तान की कलेक्टिवली आबादी भी कर लें, उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी कर लें, तो वो ऑब्वियसली कम बनता है एज कम्पेयर टू खैबर पख्तूनख्वा एंड पंजाब। उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, उसकी सारी की सारी पॉपुलेशन। और कंफ्यूजन तब क्रिएट होती है जब दो बड़े सूबों में खान साहब की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, लेकिन इसके बावजूद ये सुनने को मिलता है कि काश तमाम सूबों ने मेरी बात मानी होती, मुशावरत के साथ चले होते, तो आज पाकिस्तान को इस तरह का लॉकडाउन या इस तरह के नुकसान का सामना करना ना पड़ता। मैं आपके सामने आज के पैनलिस्ट रखूंगी, बहुत से और भी इश्यूज हैं जो कि हम आज के शो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज आफ्टर लॉन्ग वीकेंड मेरी आपसे मुलाकात होती है। मेरे साथ मौजूद हैं जी वेरी ऑनरेबल तर्जुमान पंजाब हुकूमत, वन ऑफ माई फेवरेट पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुसर्रत चीमा साहिबा हैं, सिटिंग MP हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत ज्वाइन करने के लिए। अली गौहर खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, PMLN से उनका ताल्लुक है, ऑपोजिशन बेंचेस को सिटिंग MNA है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली गौहर साहब ज्वाइन करने के लिए। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें आजिज ढामरा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, वन ऑफ द सीनियर मेंबर्स फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फॉर्मर सेनेटर रह चुके हैं, बड़े फ्रंट लाइन पर आके अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं। सो तीनों मेहमानों को मैं का शुक्रिया अदा करूंगी, उनके लिए नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएं कि वो कोविड-19 से महफूज रहें, क्योंकि वो सब काम कर रहे हैं, जिस तरह हम काम कर रहे हैं उस तरह वो भी अपना काम कर रहे हैं। और दूसरा ये कि उनके वक्त के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मुसर्रत चीमा साहिब, आफ्टर ऑल दीज फॉर्मेलिटीज़ मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी। ऐसा क्या हो गया जब खान साहब बार बार आके अपनी बात हमें बताते हैं तो इस तरह की कंफ्यूजन हमें क्रिएट कर देते हैं? अब जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि दो सूबों के अंदर आपकी हुकूमत है, उस्मान बुज़दार साहब हो गए, आपके जो महमूद खान साहब हो गए, दोनों इतने दरवेश सिफ्त से आपके CMs हैं दोनों सूबों के, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। मैं इस टाइम पर मुराद अली शाह की बात नहीं कर रही, मैं इस टाइम पर बलोचिस्तान की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ उन सूबों की जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। आप लोगों ने भी मशवरा नहीं किया इमरान खान साहब से किसी किस्म का लॉकडाउन लगाने से पहले? चले हुक्म मानना तो दूर की बात, आपने मुशावरत तक नहीं की खान साहब से, जिसकी वजह से खान साहब इतने दुखी हैं और बार बार उनको आके कहना पड़ता है कि सूबों ने हमारे साथ मुशावरत नहीं की।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिनिश, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। बेसिकली कोई भी हुक्मरान जो अवाम का दर्द रखता होगा वो इसी तरह ही परेशान होगा, वो उसको होना चाहिए। इमरान खान साहब जिन लोगों का मैंडेट लेके आए हैं उसमें मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है जो अल्लाह माफ कर दे कि जिनको आज 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं, बिजनेस कम्युनिटी भी ट्रबल में है, हर कोई बल्कि हम सारे परेशान हाल है। तो इसलिए रियासत के जो सरबराह हैं उनका परेशान होना तो जायज है, इसमें कोई गैर मुनासिब बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब आके ये नहीं कह सकते कि मैं बड़ा खुशी का इजहार कर रहा हूँ कि सूबों ने लॉकडाउन किया। अब मैं बात आपकी जो एक्चुअल बात है उस पर आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि इससे आप अंदाजा लगा लें कि जो सिंध या कोई और जो भी वावेला करते हैं उनको इस चीज से समझ जानी चाहिए कि जितने भी डिसीजन लिए हैं सूबों ने अपना जो भी चीजें हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के सामने रखी हैं। फेडरल गवर्नमेंट चाहे उसको पसंद कर रही थी या नहीं कर रही थी, उन्होंने सूबों को ये इख्तियार दिया कि आप अपने जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, जो आपके मारूजी हालात हैं, उनके हिसाब से आप अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। इसी तरह केपी में हुआ, इसी तरह सिंध में हुआ, इसी तरह पंजाब में हुआ। सिंध का वो खुद बता सकते हैं कि उन्होंने किसके कहने पे किया, क्यों किया या नहीं किया। अब मैं 2 सूबों की सिर्फ फिलहाल इस वक्त बात करती हूँ। देखें, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बारहा बात की, जिसको हमारी ऑनरेबल ऑपोजिशन ने कंफ्यूजन का नाम दिया, जो भी नाम दिया, कंफ्यूज वो खुद है। वो आज भी अपनी बात पे कायम है। वो कायम इस बात पे है कि अगर हम पहला लॉकडाउन जो हमने 2 वीक्स का या 3 वीक्स का किया था, बिनिश आपको याद होगा, कंप्लीट लॉकडाउन, उसकी जगह पे अगर हम यही वाला स्मार्ट लॉकडाउन बेहतर तरीके से करते तो वो ज्यादा बेहतर होता। वो सूबों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं या अर्ज कर रहे हैं या अपने जो एक गरीब आवाम है, बड़ा मसले हुए थे, वो लोगों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े थे। ठीक है, हमने कोई 1 करोड़ 25 लाख खानदानों को रुकूम का भी हमने आपको पता बंदोबस्त किया, हमने बांटी वो एहसास प्रोग्राम के तहत। पंजाब ने अलग से कोई 12 लाख खानदानों को बांटी, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने बड़ी मुश्किल वक्त वो काटा। अब हम इस वक्त जो लॉकडाउन करे हुए हैं, अगर मैं पंजाब की बात करूं, वो बेहतरीन है। उसकी वजह यह है कि वो एरियाज जहां पे लोकल स्प्रेड ज्यादा है या पेशेंट आइडेंटिफाई हो रहे हैं, उनको हम कंप्लीट लॉकडाउन कर रहे हैं। और बाकी जो कमर्शियल एक्टिविटीज है वो विद एसओपीज, आपको पता है कि हमने इंसदादे इन्फेक्शियस डिजीजेस का एक ऑर्डिनेंस मैं कंप्लीट कर लूं, उसके तहत हमने अनाउंस कर दिया है, बल्कि हमने ऑर्डिनेंस उसको इंप्लीमेंट कर दिया है कि नो मास्क नो सर्विस विद एसओपीज। प्राइवेट सेक्टर भी सर्विस देगा, पब्लिक सेक्टर तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और उसमें हमारे डिप्टी कमिश्नर्स को नोटिफिकेशन चले गए हैं कि वो अपना जो भी कानून के दायरे में रह के रिट कायम करेंगे हम इंशाल्लाह। और हम विद एसओपीज ही अब जिंदगी को हमने चलाना है, जिंदगी का पहिया भी चलेगा, आवाम की जिंदगियां भी हमें बचानी है। लेकिन हमने मेरिट करोड़ कोविड-19 का, एक मिनट मुसरत, एक मिनट जी प्लीज, कोविड-19 का मेरिट्स क्या कहते हैं, एसओपी क्या कहता है, हमें किस तरह से बचाव करना है, उसके ऊपर आपने बात भी की, आगे भी करेंगे। पूरे कंटिन्यूसली प्रोग्राम इसी पे चलता रहेगा। मुझे ऑपोजिशन के पास जाना, लेकिन एक मुख्तसर चीज, मुझे हाँ या ना में प्लीज इसका जवाब दे दीजिए। क्या आपने जो भी लॉकडाउन किया, जो भी आपने फैसले किए, जो भी आप ऑर्डिनेंसेस लेकर के आ रहे हैं, क्या इमरान खान साहब की नॉलेज में वो नहीं है? क्या उस्मान बुज़दार साहब ने वो खुद से फैसले कर लिए और इमरान खान साहब को इसका नहीं पता जिसकी वो शिकायत कर रहे हैं? यस और नो में इसका जवाब देते हैं। देखें, ये जो भी सूबे हैं वो एनसीओसी के सामने अपनी तजावीज रखते हैं, उसमें जो इम्प्लीमेंट हो सकती हैं वो हो जाती हैं और सूबों को ये इख्तियार है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह, हमें प्राइम मिनिस्टर साहब के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कुछ ऐसे फैसलों में हमें फ्री हैंड भी दिया। लेकिन उन्होंने खान साहब को नहीं पता था, क्योंकि खान साहब ने पंजाब में भी आए, खान साहब ने आपको फ्री हैंड दिया। और ये हर प्राइम मिनिस्टर देता है जब से 18वीं तरमीम आई है। मुझे आपका जवाब मिल गया, खान साहब को इस बारे में नहीं पता था। मैं इसका यही एज्यूम करके मतलब चलूंगी, क्योंकि आपने अपना फ्री हैंड इस्तेमाल किया। अली गौहर खान साहब, आप इसके ऊपर कोई अपनी राय देना पसंद करेंगे? कोरोना, कोविड-19, इसके साथ लड़ती हुई, इससे बचती हुई पाकिस्तान की आवाम और हुकूमत की पॉलिसीज। जी शुक्रिया बिनिश। एक तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि जितना आपने मुसर्रत साहिबा को टाइम दिया है, कोशिश कीजिएगा कि उससे 2-3 मिनट कम कर ले, लेकिन मुझे भी टाइम जरूर दीजिएगा। ले टाइम 2 मिनट कम ले। सूरत ये है कि जी शुक्रिया। सूरत ये है इस टाइम कि पंजाब और मरकज जो है ये दोनों हुकूमतें, चूंकि दोनों पीटीआई की गवर्नमेंट्स हैं, वो तो खैर जी थैंक यू।
अच्छा, दोनों जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट्स है, और आप देखें कि पीटीआई की गवर्नमेंट्स वैसे तो मतलब है कि खान साहब रोज अवाम को भूख और इफलास के अलावा तो कुछ नहीं दिया, अगर देते हैं तो सिर्फ भाषण ही देते हैं रोज। लेकिन ये भाषण वो अपनी पार्टी की जहां जहां हुकूमत है, केपीके में है और इनकी पंजाब में है, उधर क्यों नहीं देते? जो इनको इनके अपने मतलब है कि पार्टी के चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, ये मुसर्रत चीमा साहिबा जो है ये भी इनकी मतलब है कि स्पोक्स पर्सन है। तो ये बताएं कि ये इतने कंफ्यूज क्यों हैं? हमें तो आज तक ये ही नहीं पता चला कि हमारे मुल्क की पॉलिसी है क्या। आया हम लॉकडाउन चाहते हैं या लॉकडाउन नहीं चाहते? जो इनके चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने ऑल टाइम अनाउंस किया कि हमें तब पता चल गया था चाइना से जब न्याजी साहब ने स्टार्ट में स्पीच की, उन्होंने और डेट अनाउंस की कि हमें उस टाइम पता चला था। न्याजी साहब डे वन से आज तक जब भी उन्होंने स्पीच की है, अच्छा अगर न्याजी साहब कहते हैं कि जी लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, तो आपको पता है कि आज भी मुख्तलिफ शहरों में जाके लॉकडाउन, बड़े बड़े बाजार बंद करवा दिए गए हैं, कई कई रेजिडेंशियल एरिया बंद करवा दिए गए हैं। लेकिन असल चीज ये नहीं है। जब से ये कोरोना का पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, आप मुझे ये बताएं कि इस पाकिस्तान की आवाम को हालात के रहमो करम पर क्यों छोड़ा गया? क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या ये जो सिर्फ बता रही हैं कि उन्होंने वो 11-11 हज़ार रुपए आवाम में तकसीम किए, भाई वो तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे थे जिसका आपने एहसास प्रोग्राम नाम रख दिया। और उसके बाद वो 11,000 रुपया अगर देखे ना कि एक शहर में, अगर मैं एक मिसाल देता हूँ, 1 लाख की आबादी डिजर्व करती है, तो उसमें से आप 100 को भी 11,000 नहीं पहुंचा सके। ये जनरल रेशो है कि जितने लोग, और आपको पता है कि आपकी नाकाम पॉलिसियों की वजह से इस वक्त पाकिस्तान की 2 करोड़ आबादी जो है वो खत्ते गुर्बत जो है, जो पॉवर्टी लाइन है, उससे मजीद मतलब 2 करोड़ और एंटर हो गए जो उस लाइन से नीचे चले गए। तो इन हालात में मुझे बताएं कि आपने आया, जो लोग बेचारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, जो लोग कोरोना के खिलाफ, हमारे डॉक्टर्स और हमारी नर्सेज और हमारा पैरामेडिक स्टाफ जो था, जो काम का, पहले आपने उनको लारा लगाया कि हम आपको एक्स्ट्रा सैलरी देंगे, अब आप उनकी पूरी सैलरी भी नहीं दे रहे, एक्स्ट्रा तो बड़ी दूर की बात है। आप मुझे बताएं जो गवर्नमेंट मुलाजमीन थे ऐसे हालात में जहां आपको कोरोना की वजह से उनको पैकेज देना चाहिए था, आपने उनकी पेंशन भी नहीं बढ़ाई, आपने उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ। आप कहते हैं कि हमने पाकिस्तान की तारीख का आला तरीन जो है वो बजट दे दिया है। आप बताएंगे आपकी वो गवर्नमेंट है जिन्होंने जीडीपी जो है वो आज तक झूठ बोलते रहे, जो मुस्लिम लीग नून के टाइम में, मियां नवाज शरीफ साहब के टाइम में 6 के करीब चली गई थी, आज -1 पॉइंट वो कुछ रहकर मतलब है कि उधर आ गई है। और आप इसका वो जो नंबर था वो भी आप गलत बताते रहे। आप मुझे बताएं कि अगर आपने लॉकडाउन किया 2 हफ्ते, हम तो कहते थे कि आप लॉकडाउन करें और उसके साथ साथ अवाम को जो है वो वसाइल भी प्रोवाइड करें। जो लोग बेरोजगार हुए हैं उनको घरों में बैठे हुए वजीफे दें। जो कारोबारी तबका मुतासर हुआ है उनका देखें कि उन्होंने अपनी कितने इनकम टैक्स दिया, कितने रिटर्न दिया, उसके हिसाब से उनको करें। लेकिन पंजाब में तो ठीक ठाक अब भी नहीं किया, अब भी नहीं किया। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप ये देखें कि ये गलियां मोहल्ले जाकर चंद मोहल्ले और चंद गलियां बाजार सील कर देते हैं। और कभी आप वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में देखें कि बंदे के ऊपर बंदा बैठा हुआ होता है सीट्स के ऊपर। तो ये एक बड़ी मजाका खेज सी बात है। समझ नहीं आता कि ये लॉकडाउन है या नहीं है। इनकी इस कंफ्यूजन ने, इनके क्रिमिनल ऑफेंस ने पाकिस्तान को आज कोरोना की वजह से, जहां के पाकिस्तान सेफ तरीन कंट्रीज में था, सेफ जोन में था, आज आप देखें कि आपके साथ नेबर में मिडल ईस्ट है, दुबई है, आज उन्होंने अपने सारे काम खोल दिए और उधर वो कम हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ पेशेंट्स की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है, हमारे यहाँ अमवात बढ़ती जा रही हैं और रोज बरोज उन मरीजों में इजाफा होता जा रहा है, उन अमवात में इजाफा होता जा रहा है। और आज भी न्याजी साहब सिर्फ ये भाषण दे रहे हैं कि मैं तो नहीं चाहता था कि लॉकडाउन हो। तो फिर जो आपके नीचे इंतजामिया कर रही है उनको भी बताएं कि वो लॉकडाउन करे या ना करे, और इस अवाम को भी बताएं वो इस हाल में किधर जाएं और किससे
से अपनी सुनवाई। ठीक है अली गौर साहब, मैं आपको जवाब भी लेके देने की कोशिश करूंगी और डिस्कशन को आगे भी लेकर चलेंगे। मुझे इस टाइम पर आजिज डामरा साहब ने ज्वाइन किया हुआ है, तो मुझे उनके पास जाना है। वो आप लोग की गुफ्तगू भी सुन रहे थे। आजिज भाई, मुझे नहीं पता आपने हुकूमत की कितनी गुफ्तगू सुनी, PMLN की कितनी गुफ्तगू सुनी, लेकिन प्लीज आप मेरी सिंपथीज एक्सेप्ट कीजिए। बड़ा मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आपके साथ कुछ अच्छी नहीं हुई है, और अच्छी ना करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हैं। शहबाज गिल साहब जो है वो जिस हॉस्पिटल का दौरा करते हैं, उस चैलेंज के बाद जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इमरान खान साहब को करते हैं उनकी मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर के, भाई जैकबाबाद का एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जिसके इतने बुरे हालात हैं, मतलब आजिज डामरा साहब आपको उन्होंने एक्सपोज कर दिया। उस हॉस्पिटल में जो मरीजों के हालात थे, जो डॉक्टर्स के हालात थे, वो इतने बुरे थे कि भाई शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि कोई जानवर भी वहां पे अपना इलाज नहीं कराएगा। क्या ऐसे हॉस्पिटल में बिलावल साहब अपना इलाज कराएंगे? और उससे ज्यादा फनी मजाका खेज जो जवाब आता है ना, वो हुकूमत का आया है। मैं आपको कोट कर देती हूँ। सूबाई वजीर इत्तलात नासिर शाह साहब कह रहे हैं भाई हमने तो चैलेंज, बिलावल साहब ने चैलेंज किया था दिल के हॉस्पिटल का। तो सर मैं क्या ये सवाल आपसे कर सकती हूँ कि क्या सिर्फ एक ही हॉस्पिटल आपने अच्छा बना करके और उसी को जो है वो पोर्ट्रे करना है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और अगर उसके इतने बुरे हालात है सर, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। जिस तरह से बिलावल साहब कहते हैं जमहूरियत में जवाब देना पड़ता है, तो सर जवाब दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बीनिश, पहली बात तो ये है, जहाँ तक जवाब और सवाल की बात है, को पीपुल्स पार्टी तो हमेशा जवाबदा है, अवाम के सामने जवाबदा है, मीडिया के सामने भी जवाबदा है और अपने मुखालफिन के सामने भी जवाबदा है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात ये, गिल ने जो गुगली खेली, इसमें कोई शक नहीं है कि जो हॉस्पिटल्स आपने कहा कि सिर्फ NICBD की हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ NICBD की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं NICBD के 8 यूनिट। वो जो हमें कहते हैं ना कि हमने NFC में आपको पैसे दिए, वो कहाँ गए? वो जो महंगा तरीन इलाज है कार्डियो का, जो मिनटों का खेल होता है, उसमें 8 यूनिट काम कर रहे हैं। उसके बाद सिंध वाहिद सूबा है जिसमें गंबट के अंदर ट्रांसप्लांट होता है लिवर का, वो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं होता। अगर शहबाज गिल साहब के किसी सूबे में, उस सूबे में जहां पर 8 बजट पेश की गई हैं PTI की तरफ से, मैं वफाक की और पंजाब की बात नहीं करता क्योंकि ये पौने 2 साल की उसमें छुपते हैं, मैं वो बात ही नहीं करता। उसके बाद में एक ट्रामा सेंटर की बात करता हूं, सिविल हॉस्पिटल कराची में, जो पाकिस्तान के किसी भी बड़े शहर में ट्रामा सेंटर इस तरह काम नहीं कर रहा जो यहाँ पे कर रहा है। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ सबसे महंगे इलाज कैंसर का, जो जना हॉस्पिटल के एक वार्ड में एक बेहतरीन मशीनरी जो एशिया में नहीं है, उसमें फ्री ऑफ कास्ट इलाज होता है, जो शौकत खान मेमोरियल में भी नहीं होता है। उसके बावजूद इश्यूज हैं अपनी जगह पे। हम तो कहते हैं कि आप ऐसे सूबे के रोक के और फिर अगर इस तरह के सवाल करेंगे तो जाहिर है सिंध गवर्नमेंट कहेगी कि जो चैलेंज है वो अभी भी मौजूद है, कि जो काम सिंध में हुआ है, इतना काम अगर कहीं और हुआ है तो हम उस चैलेंज में अपने आप को महसूस करेंगे कि हम वो चैलेंज हार गए। आप देखेंगे कि मीडिया अल्लाह करे कि जो हमारी तरफ से जो एक्सपोज होते हैं इनके सूबों की चीजें, वो भी इसी तरह चले और इनसे भी सवाल हो। पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर इस तरह के गवर्नेंस के इशू मौजूद हैं और इस तरह के इशू जरूर मौजूद है जिससे बात की जा सकती है, मगर जो काम, जितना काम सिंध में इन बड़े बड़े इलाज, जिसमें ट्रांसप्लांट की मैं बात करता हूँ फ्री ऑफ कास्ट, कार्डियो के इलाज की बात करता हूँ फ्री ऑफ कास्ट, और कैंसर के इलाज की बात करता हूँ फ्री ऑफ कास्ट, ये सिंध में हो रहा है। इन्होंने सखर के एक अस्पताल की तारीफ भी की है, तो जाहिर है दोनों चीजें यहाँ पर मौजूद है ना, तारीफ भी है, बिल्कुल दोनों चीजें हैं, तारीफ भी है, तनकीद भी है आजिज भाई। लेकिन अगर आपको पता है और आप ये ह्यूमनली आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि बिल्कुल लूप होल्स हैं हमारे मुल्क के अंदर, एजुकेशन को और सेहत को वो प्रायोरिटी किसी भी हुकूमत की तरफ से नहीं मिली। बिल्कुल हर सूबे में ऐसे मसाइल है, लेकिन आजिज भाई फिर चैलेंज नहीं करना था ना, आप खुद ही चैलेंज करते हैं, फिर जब परफॉर्मेंस सामने आती है तो हमें तो बात करनी पड़ेगी। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि शहबाज गिल साहब वहां पर जाए और ऊपर से ये जो इम्तियाज शेख साहब है वो तो कह रहे हैं कि जी ये अस्पताल 5 साल से बंद है। एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वो क्यों बंद है 5 साल से? मतलब उसके अंदर मरीज थे, उसके अंदर डॉक्टर्स थे, जो कि आपकी तो मार्क नहीं थी उसकी फैसिलिटी। देखें विनीश, जो चैलेंज है ना वो एज इट इज अपनी जगह पे मौजूद है। देखें 3 हॉस्पिटल्स पे बात हो रही थी कि वो हॉस्पिटल जो वफाक नहीं ले पा रहा था, अचानक वफाक ने लेटर लिखा, उन 3 हॉस्पिटल की बजट और वफाक ने जो अभी बजट दिया है 13 अरब रुपए, ओवरऑल तमाम वफाक के जेर एहतमाम जो हॉस्पिटल चल रहे हैं उनका बजट 13 अरब रुपए, और सिर्फ NICBD हॉस्पिटल का बजट जो है वो 17 अरब रुपए का है सिंध गवर्नमेंट के अंदर, और वहां पर वो प्रॉपर काम हो रहा है। ये NICBD में कतन नहीं जा सकेंगे क्योंकि अवाम खुद इनका पीछा करेगी। तो वो जो NFC अवार्ड के हम पैसों की बात करते हैं, वो ये फुल दे दें, पैसे पेमेंट करें, उसके बाद सवाल करें। तो हम तो कहते हैं कि मौजूद वसाइल के बावजूद भी अगर हमने इतने डिजीज के मुफ्त अस्पताल कायम किए हैं, तो वो सूबा जिसमें 8 बजट इसी पार्टी ने, इसी हुकूमरान पार्टी ने पेश किए हैं,
वहां पर एक अस्पताल जो सिंध में काम कर रहे हैं इन डिजीज के, वो बता दें तो चैलेंज का पता पड़ जाएगा। चलिए अभी पूछ देते हैं, मेरे साथ लाइन पे रहिए। नेशनल टीवी के ऊपर लाइव शो चल रहा है। मुसर्रत चीमा साहिबा MP हैं, बड़ी अथॉरिटेटिव पर्सन है, तर्जुमान है पंजाब गवर्नमेंट की। मतलब मुसर्रत चीमा साहिबा बताइए जरा, दोनों अपने भाइयों को जरा जवाब दीजिए, फिर मैं आपसे सवाल करती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जुलाई के अंदर इसकी मजीद हालात खराब होने वाले हैं कोविड-19 को लेकर के। लेकिन इसके बावजूद जब आपकी रूलिंग क्लास की तरफ से, जरताज गुल साहिबा की तरफ से, आपके मिनिस्टर्स की तरफ से जब इस तरह की तशरीह और बयानात सामने आएंगे कि क्रीज से बाहर जाके वो कोविड-19 की एक डेफिनेशन देंगी, और फिर जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप कह देंगे कि भाई क्या हो गया अगर उनको नहीं पता, आप लोग भी पीछे पड़ गए। अगर नहीं पता तो फिर बोल क्यों रही हैं? आप मत बोले ना फिर। अगर जिस तरह इनको अपनी परफॉर्मेंस का पता था तो चैलेंज नहीं करते, अगर आपको अपने नॉलेज का पता था, कोविड-19 की पूरी तशरीह नहीं मालूम थी, तो अपने कैबिनेट मेंबर से तो कह दें कि इसके ऊपर ज्यादा ना बोले, फिर चुप रहे। बिनीश, सबसे पहले तो जहां तक बात मैं सिंध से शुरू करती हूँ, फिर मैं अली भाई की भी 2-3 बातों का जवाब जरूर दूंगी। अभी जैसे आजिज भाई फरमा रहे थे, देखिए मैं एक चीज को तो अप्रिशिएट करूंगी कि तमाम सूबों के दरमियान परफॉर्मेंस का कंपटीशन होना चाहिए, ये एक हेल्दी चीज है, इसका किसी को माइंड नहीं करना चाहिए। अच्छा हुआ बिलावल साहब ने चैलेंज किया, और ये और भी अच्छा हुआ, ये जमहूरी रवैये है और इसमें कोई किसी की कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। देखें, और उन्होंने चैलेंज दिया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, वो गए। लेकिन ये बात बड़ी अचंभे वाली है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का हॉस्पिटल और उसके ऊपर डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट्स आई, और इनको चाहिए कि उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने का तरीका यह है कि इमीडिएटली अगले विजिट पे किसी भी जब किसी और सियासी जमात के किसी और मतलब इनके ऑपोजिशन उधर भी सिंध में भी मौजूद है, उनके विजिट से पहले उस हॉस्पिटल में जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उनको इम्प्रूव करें। ये तो मैं इतना ही जवाब दूंगी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, देखें, याद रखें, अभी मैं अली भाई की बातों का जल्दी से रिबटल दे दूं कि ऑपोजिशन लीडर का काम सिर्फ भाषण देना होता है। याद रखें, उन्होंने पॉइंट आउट करना होता है। ये लंदन से आए, भाषण देने आए, इन्होंने भाषण नहीं दिया, इन्होंने प्रेफर किया, उनकी अपनी चॉइस है, और उन्होंने प्रेफर किया दैट आई एम ओल्ड, आई एम कैंसर सर्वाइवर, तो मुझे लैपटॉप के आगे बैठ के बंद कमरे के आगे मास्क लगा के शो करना है। उसके बाद दूसरी जो इन्होंने बात की, जो मज़ेका खेज है कि नैब के आगे इसलिए पेश नहीं हुए ऑपोजिशन लीडर, जो कि सबसे बड़ा आईनी ओहदा आफ्टर प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो ठीक नहीं थे, समझ आती है बात, लेकिन उन्होंने अपने वर्कर्स की और अपने रहनुमाओं की जिंदगियों को खतरे में क्यों डाला? और उन्होंने, लोगों ने, जिस तरह इनके वर्कर्स ने, ठीक है इमरान खान साहब ने या हमने ठीक और गाइडलाइंस नहीं दी होंगी, ये अपने वर्कर्स को तो बताएं कि भाई कोविड-19 है, जितना खतरा शहबाज शरीफ साहब को उतना एक उस वर्कर को भी है जिसने इनकी फोटो जमीन के ऊपर रख के जो चाट रहा था, चूम रहा था। उसके बाद जो अगली चीज है, देखें, इट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी, सोसाइटी एंड द नेशन, के भाई सब ने अपना अपना काम करना है। जिनका खाली भाषण देने का काम था वो भाषण दें, जिनका परफॉर्मेंस। अच्छा, अगली बात, अभी मेरे भाई ने फरमाया, देखें जो रियलिटी है उसको हमें भी चाहिए, जो हेल्दी क्रिटिसिज्म आए हम उसको एक्सेप्ट करें, लेकिन रियलिटीज को मस्क ना करें, कोई भी, वो हम हो या ये हो। कोविड-19 पे जो हमने पैकेज दिया था डॉक्टर्स को, वो ना सिर्फ हम दे रहे हैं, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जिस दिन पहली ड्यूटी दी थी, ना सिर्फ डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज, ड्राइवर्स, सफाई का अमला, सबको डबल सैलरीज हम दे रहे हैं। और उस दिन से उनकी ड्यूटी, जिस दिन उन्होंने पहले दिन कोविड पेशेंट पे ड्यूटी शुरू की थी, उसके बाद मैं बता दूं, हमने सबसे पहले पंजाब ने ये पैकेज दिया, सबसे पहले शोहदा पैकेज पंजाब ने अनाउंस किया। अल्लाह माफ कर दे जितनी भी कैजुअलिटीज हुई हैं डॉक्टर्स की, या हमारे पुलिस में जो हमारे बहुत सारे, आपको पता है, शोहदा भी हैं जो ड्यूटी देते हुए जिन्होंने जामे शहादत नोश किया, उनको भी। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, देखें बिनिश, क्रिटिसाइज करना आसान है, लेकिन अगर अमली मुजाहरे के साथ करें तो आपकी बात में वजन होगा, लॉजिक होगी। जहां तक ऑपोजिशन का जितना भी रोल बनता था, ये मुझे सद अफसोस इन्होंने वो नहीं किया। इन्होंने, देखिए मैं बिनिश, मैं कहती हूँ, मैं नहीं कहती हम 100% पे गए हैं, हमने बहुत अच्छा किया। दुनिया के तमाम हेल्थ सिस्टम फेल हुए, इकोनॉमी का जो हाल, जो जॉबलेसनेस हुई है पूरी दुनिया में, वो आपके भी सामने है। पाकिस्तान तो पहले ही गरीब मुल्क था, पहले ही हमारी इकोनॉमी बुरी तरह से करप्शन की नजर होकर पिटी हुई थी, लेकिन कोई एक काम तो किया होगा ना पंजाब ने, कोई एक काम तो फेडरल गवर्नमेंट ने किया होगा जो इनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। कोई एक काम पाकिस्तान ने किया ही होगा ना, कुछ तो अच्छा हुआ होगा, लेकिन नहीं, जो आप इकदामात उठा लें, जो मर्जी आप कर लें, इनकी
یہ اچھی چیز ہے کہ عمران خان صاحب جن کو یہ نیازی صاحب کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں وہ ان کے ذہنوں پہ سوار ہیں. عمران خان نیازی یاد رکھیں اس ملک کی حقیقت ہے, تاریخ میں ان کا نام لکھا جانا ہے سنہری حروف میں کیونکہ وہ درد دل رکھتے ہیں عوام کا. وہ اپنے لیے ایسوپیزم کے فرق نہیں ہے, عوام کے لیے فرق نہیں ہے, یہ ایکسپوز ہوئے ہیں ہمارے آگے نہیں, عوام پوری کمپلیٹ کمپلیٹ سن لے نا, سن لے. دیکھیں ان کی جو اپوزیشن کا جو رول تھا وہ بھی لکھا جا چکا ہے, وہ اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے. کیوں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جو کیا انہوں نے تو اپنے ورکرز تک کو ایجوکیٹ نہ کیا کہ بھائی آپ کی بھی جان ہمارے لیے. انہوں نے اپنے ورکرز کے ساتھ سمپتیز نہیں دکھائی. وہ دیکھیں ان کے ورکرز کی بھی میں آفرین ہے ان پہ کہ وہ اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے آ جاتے. اندر جو مریض تھے ایک سروسز ہاسپٹل میں تو باہر لوگوں نے اپنے اوپر چھریاں چلائی. وہ مریض جب لنڈن گیا انہوں نے واک کی, انہوں نے کافی پی, ورکرز کو بھی بتا دیتے, ورکرز کو بھی تھینک یو بولتے کہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے میں لنڈن آتے ساتھ ہی میں صحت یاب ہو گیا ہوں تو آپ کا شکریہ. لیکن نہیں, ٹویٹر اکاؤنٹ اس وقت اوپن ہوتا ہے, اس وقت ٹویٹ کرتی ہے میڈم مریم جس وقت ان کی اپنی ذات پہ اور کبھی عوام کے لیے ایک ہمدردی کا لفظ انہوں نے بولا ہو. آپ مجھے بتا دیں, میں آپ بریک لینی ہے, آپ سے پوچھتی میں آپ کی میڈم مریم کے اوپر کامنٹس پورے سنوں گی, لیکن پہلے میڈم سرتاج عوام نے ان کو ایک آخری فکرہ جی مجھے بریک لینے دیں, پھر میں نے آخری میڈم مریم کے اوپر آپ کے کامنٹس عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا تو ہماری گورنمنٹ آئی, لیکن یہ اپنے ورکرز کے آگے بھی صحیح ہے. مجھے بریک لینی ہے بھائی. اپوزیشن کے ذہن پر عمران خان صاحب سوار ہے بھائی, اپوزیشن مان لے کہ وہ ایک حقیقت ہے, پتہ نہیں کیوں نہیں مان رہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اپوزیشن سے ان کی رائے جانیں گے. ویل بی بیک ان اے بٹ. ویلکم بیک جی. میرے ساتھ موجود ہے جی ویری آنریبل عاجز ڈامرا صاحب پیپلز پارٹی سے, علی گوہر بلوچ صاحب پی ایم ایل این سے, مسرت چیمہ صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے. علی گوہر بلوچ صاحب آپ کے اعصاب پر عمران خان صاحب سوار ہو چکے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, باقی کام شام سب ٹھیک چل رہا ہے. اپنے اعصاب کو کنٹرول کر کے اگر آپ پرفارمنس دیکھیں گے تو یو ول فائنڈ کہ لاٹ آف تھنگز آر ہیپننگ ان پاکستان. سر دیکھیں, مسرت صاحبہ پہلے بتا رہی تھی کہ عمران خان صاحب ایک حقیقت ہیں, ہم دل و جان سے یہ تسلیم کرتے ہیں. ان کو کس نے کہا ہے کہ ہم نہیں مانتے, ہم تو مانتے ہیں کہ وہ ایک بھیانک حقیقت ہے, اور اللہ کرے کہ یہ حقیقت جو ہے پاکستان کی ایسی حقیقت تبدیل ہو جائے اور کوئی اچھی حقیقت سامنے آئے. ابھی تک تو یہ بھیانک حقیقت کے روپ میں پاکستان کے عوام کے اعصاب پر نہیں, پورے پاکستان کی عوام کے اعصاب پہ مسلط ہے, اور مسلط بھی اس طرح سے ہے, یہ مہنگائی لے کر مسلط ہے, یہ اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں کو نوازنے کے لیے یہ پاکستان کی عوام پر مسلط ہے, یہ پاکستان کے جو بیمار ہیں ان کے لیے علاج کی اور سہولتیں نہ دینے کے لیے یہ پاکستان کے عوام کے اوپر مسلط ہیں. کس چیز کو گنوائیں؟ آج پاکستان کے حالات دیکھیں یہ جو چیز بھی 2 سال ہو گئے, یہ پہلے دن سے یہ تقریر کر رہے ہیں کہ یہ پچھلی حکومتوں کا کیا دھرا ہے. اگر پچھلی حکومتیں غلط تھی بھائی, اب تو آپ کی ٹھیک حکومت آ گئی. آپ نے بتائیں کہ آپ کے جو پچھلی حکومتیں تھیں, جب نون لیگ کا ٹائم تھا اس وقت بجلی کا پر یونٹ کیا ریٹ تھا؟ آپ بتائیں جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت جو ادویات تھیں وہ کس ریٹ پر ملتی تھیں؟ آپ بتائیں جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت آٹا کس ریٹ پر ملتا تھا؟ آپ بتائیں کہ جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت ضرورت کی دالیں, سبزیاں, ایون ہر چیز جو عوام کی ضرورت کی چیز ہے وہ کس ریٹ پر تھی؟ آج آپ بتائیں, آپ کو جب آپ پاکستان ملا اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اس وقت جو ریشو ہے مہنگائی کی وہ ڈبل ڈیجٹ میں پہنچ چکی ہے, اور اس وقت وہ سنگل ڈیجٹ میں تھی. آپ نے ڈبل سے بھی زیادہ مہنگائی کر دی ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کو بات جب کوئی نہیں آتی مسرت صاحبہ, نہ آپ کی پارٹی کو آتی ہے, اور آپ تسلیم کر رہی ہیں پروگرام میں بیٹھے ہوئے کہ ہاں عمران خان کو بھاشن دینا چاہیے, جس کا کام بھاشن دینا وہ بھاشن دے گا. بھائی نہیں, پرائم منسٹر کا کام لوگوں کی خدمت کرنا ہے, بھاشن دینا نہیں. پرائم منسٹر کا کام لوگوں کو سہولیات پرووائڈ کرنا ہے. پرائم منسٹر کا کام لوگوں کو روزگار دینا ہے, ان کا روزگار چھیننا نہیں. پرائم منسٹر کا کام دیکھیں, گزارش یہ ہے نہیں اپوزیشن کے حوالے سے, میں وہی بات کر رہا ہوں, کوئی بھی بات جب بھی ان کو
जी जी देखिए ऑपोजिशन ने भाषण, हाँ ऑपोजिशन ने भाषण नहीं देना, ऑपोजिशन ने अपना किरदार अदा करना है, प्राइम मिनिस्टर ने अपना किरदार अदा करना है, लेकिन मां सवाए किरदार आप टीवी पे बैठ जाते हैं या ट्विटर पे बैठ जाते हैं और रोज एक कंफ्यूज सी बात करते हैं जिसका कोई हासिल नहीं है। आप बताएं कि जितनी चीजें मैंने गिनवाई हैं, आपने कितने मोटरवेज बनवाए, आप मुझे बताएं आपने बिजली के कितने कारखाने लगाए हैं, आप मुझे बताएं कि जिन लोगों ने आपकी हुकूमत में बैठे हुए जो है दिहाड़ियां लगाई और जिनकी वजह से अद्वियात के रेट ऊपर चले गए, आपने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? आप मुझे बताएं कि मासवाए इसके कि आप अदलिया के बाजू मरोड़ने के चक्कर में झूठे और बदनीति पे मबनी रेफरेंस लेकर चले गए, लेकिन जहां आपकी नहीं गई, आपको तो चाहिए था कि आपके प्रेसिडेंट और आपके प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देते। और जब पाकिस्तान का पैसा लूट कर चीनी और आटे की शक्ल में अरबों रुपए आपके इर्द गिर्द बैठे हुए लोग लूट कर ले जाएं और वो लोग आपके फाइनेंसर भी हों और आप उसके बाद कहें कि मैं बरीउ जुम्मा हूं, तो आप बरीउ जुम्मा कैसे हो सकते हैं? खुदारा इस मुल्क के ऊपर रहम करें आप। और जब भी मैं कहूंगा आपका जवाब यही होगा, नवाज शरीफ करप्ट, उसकी बेटी करप्ट, उसका भाई करप्ट। भाई अगर वो करप्ट थे तो मुझे बताएं उनके पास कौन सा अलादीन का चिराग था कि वो अवाम को रोटी भी सस्ती देते थे, उन्होंने बिजली के कारखाने भी लगा दिए, उन्होंने जिम्मेदार को खाद भी सस्ती दी, उन्होंने अस्पताल में अद्वियात भी फ्री दी और इंपोर्टेड मेडिसिन दी, उन्होंने बेशुमार हॉस्पिटल्स बनाए। आपने तो उनका बनाया हुआ जो कि पूरे एशिया का एक शाकार था, एक लिवर सेंटर था जो पाकिस्तान की और पंजाब की अवाम के लिए बनाया गया था, आपने तो उसको भी सियासत की नजर कर दिया सिर्फ इसलिए। और आप नवाज शरीफ के बनाए हुए प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपनी तख्तियां और अपनी फटियां लगाते हैं। आपको यकीन करें मुशर्रफ साहिबा, आप तो उनकी एक एमपी हैं, नुमाइंदा हैं, न्याजी साहब को शर्म आनी चाहिए। अच्छा अगर हम न्याजी साहब कहते हैं मैं बलोच हूं, मुझे आपको मुशर्रफ चीमा कहते हैं, तो मुझे ये बताएं कि अगर न्याजी को हम न्याजी ना कहें तो सैयद बोले, क्या बोले? आप बता दें, वो बोल दिया करेंगे। तो मतलब है कि हम आपका नाम भी सही लें, आप फिर भी उस पर बुरा मान जाती हैं। वजीर आजम साहब क्या करें सर, वजीर आजम साहब क्या करें? ही डिमांड्स एंड ही रिक्वायर्स ऑल द रिस्पेक्ट, तो देनी भी चाहिए। जी जी प्राइम मिनिस्टर हम बोलते हैं, जी जी बिल्कुल अच्छी बात है। बलोच साहब मोहम्मद इमरान न्याजी वजीर आजम सो कॉल्ड सिलेक्टेड है, लेकिन वजीर आजम है, मानते। चले ये सिलेक्टेड भी आप हज़फ कर दीजिए क्योंकि आप बहुत दफा उनको कानून साजी के हवाले से वोट कर चुके हैं, ये एक अलग डिबेट है। अब मैं सिलेक्टेड में पहले ही कह चुकी, मैं अब ऑपोजिशन के मुंह से नहीं सुनूंगी। आजिज डामरा साहब वापस जरा आइए, जरा बताइए भाई, आपने तो अपने वर्कर्स तक को एजुकेट नहीं किया एज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि कोविड-19 होता कैसे है। अगर आप नहीं एजुकेट कर पाए तो जरताज गुल साहिबा से एजुकेशन ले लें कि व्हाट इज एक्चुअली कोविड-19। जी आजिज डामरा साहब आप सुन रहे हैं? ओके, जरा प्लीज इनको कॉल मिलाइए। जी डामरा साहब, हेलो हेलो जी, आपने मुझे सुना है डामरा साहब? आपने ऑपोजिशन को सुना है, अपनी ऑपोजिशन को? देखिए जी बिल्कुल मैंने सुना, सब कुछ सुना। और अभी जो बात कर रही थी मेरी बहन पीटीआई की जानिब से, देखें अपोजिशन का काम भाषण देना अपनी जगह पे है, मगर वो बात फिर अपोजिशन की कहाँ जाती है कि अपोजिशन आपको हाथ जोड़ जोड़ के कहती है कि स्पेशल जो कोविड का इशू है जिसकी डेफिनेशन अभी वजीर साहिबा ने बताई हमें कुछ दिन पहले, तो उसके लिए जब अपोजिशन आपको हाथ जोड़ जोड़ के कह रही थी कि हमें इस पे कोई सियासत नहीं करनी है, आप हमारे लीडर हैं, आप ना वजीर आजम बन के उसको फेस करने में आ गया है, ना हेल्थ मिनिस्टर बन के। आप अभी आपने सिंध का दौरा किया ना, सिंध के दौरे में आपने एक प्रोटोकॉल लिया, हेलीकॉप्टर, सरकारी पेट्रोल, लाड़काना गए। हम कह रहे हैं कि लाड़काना में आप जल्दी वापस नहीं आते, एक रात पूरी स्टे करते, वहां पर आप सीएम को नहीं मंगाते, किसी पीपल्स पार्टी के वजीर को नहीं मंगाते, आप अपने पार्टी के सोर्सेज से जाते, हॉस्पिटल्स में जाते, उन मरीजों से मिलते, कराची आके वो जो एक क्रैश हुआ था पीआईए का, उनके वर्षा से मिले। मगर आप तो लाड़काना में गए एक ठेकेदार के पास, उसकी क्या कैपेसिटी है? मगर एक प्राइम मिनिस्टर, मुझे तो हैरत है कि पीटीआई के अंदर वो कौन से आते हैं जो प्राइम मिनिस्टर को ट्रक की बत्ती के पीछे चला रहे हैं। मतलब आप उस ठेकेदार के पास गए, मगर आप वापसी में चीफ मिनिस्टर से नहीं पूछ गए कि आप किन हालात में हैं, कि आप गलत हैं या सही हैं। मगर इस वबा की सूरत में भी प्राइम मिनिस्टर साहब को इतना टाइम है कि वो पौना घंटा नामालूम टाइगर्स पे बात करते हैं, सिंध में आके अपने टाइगर से नहीं मिलते कि वो हैं कहाँ और कर क्या रहे हैं।
मतलब इस तरह की सूरत हाल में जब आपको हुक्मरान को जो लीड करना है एज ए प्राइम मिनिस्टर, और दूसरी बात अभी आपने कहा मेरी बहन से पूछते हुए कि जब मिनिस्टर को पता ही नहीं है तो वो डेफिनेशन क्यों कहते हैं। देखिए, मैं इनके मिनिस्टर पे अपनी बहन जरताज गुल पे भी वो कंप्लेन नहीं करता, इनके प्राइम मिनिस्टर को ही पता नहीं है कि करना क्या है। इशू ये है, तो वो कैसे इनके मिनिस्टर फिर ये निकलेंगे, क्या काम करेंगे। अब सर कौन प्राइम मिनिस्टर, सॉरी डामरा साहब, मैं इंटरजेक्ट करूंगी। प्राइम मिनिस्टर को पता है क्या करना है। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई उनको लॉकडाउन नहीं चाहिए, वो पहले दिन से क्लियर हैं, वो बता तो रहे हैं आपको, वो चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि आप एसओपी को फॉलो करें, अवाम खुद एहतियात करे, मैं कारोबार नहीं बंद करूंगा, इतना क्लियरली तो बता रहे हैं, आपको क्यों नहीं समझ आ रही। ठीक है, मैं प्राइम मिनिस्टर की इस बात को सही मानूं कि वो उनको लॉकडाउन अच्छा नहीं लगता, लॉकडाउन नहीं चाहिए, मगर मैं उसी सेम प्राइम मिनिस्टर की वो बात, मतलब किस बात पे मैं एतबार करूं कि वो कहते हैं कि लॉकडाउन नहीं लगता तो बड़ा नुकसान होता, और ये लॉकडाउन ही था जिसने इस नुकसान को रोका। शुरू में उनकी स्टेटमेंट है 3 घंटे एक और 3 घंटे के बाद उसी दिन तकरीब करें, तो ये एलीट क्लास का था। एलीट क्लास में 3 सूबे आपके अंडर काम करते हैं, उन्होंने क्यों लगाया, उनकी इंक्वायरी करें, उनसे पूछें। तो मतलब एक सूबे में लॉकडाउन हराम और 3 सूबों में और इस्लामाबाद में हिलाल, ये भी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं ना, तो मैं कौन सी प्राइम मिनिस्टर की बात को सही मानूं। अच्छा, ये पीआईए की आपने बात की, वो तैयारा क्रैश की कि भाई आते लवाहिकीन से मिलते, खैर लेकिन उसकी मैं आपको एक अपडेट उसके साथ हवाले से शेयर कर लो। आई एम श्योर आप तक खबर पहुंची गई होगी, तो आपको कमेंट भी उस हवाले से चाहिए होगा, बिकॉज डेफिनेटली इट हैपेंड इन योर टेरिटरी। उसकी भी जिम्मेदारी जो है वो पूरी की पूरी जो है वो पायलट के ऊपर डाल दी गई है। पीआईए जो है वो जिम्मेदार है, सीए जो है वो बराबर का जिम्मेदार है, बिकॉज जो कम्युनिकेशन हुई थी एयर कंट्रोल डिपार्टमेंट की पायलट के साथ, वो उसको सही तरीके से फॉलो नहीं कर सके, और इस वजह से बेसिकली एक ह्यूमन एरर है, जो कि बहुत बड़ी चीज है कि इसकी वजह से जो है ये हादसा पेश आया। अब उसकी रिपोर्ट भी सामने आ गई, इसके ऊपर प्लीज जरा अपनी राय दे दीजिए ताकि फिर मैं वापस जाऊं हुकूमत के पास। जी, मैं इंतहाई अफसोस के साथ और दुखी दिल के साथ ये पूछना चाहता हूं कि पीआईए किसके अंडर काम करता है, सिंध हुकूमत के या फेडरल गवर्नमेंट के। और ये किसने कहा था कि अगर किसी मुल्क में एक कश्ती भी डूब जाए तो उसके प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा देते हैं। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, चलो ये रिपोर्ट अपनी जगह के उसके जिम्मेदार कौन है, पायलट है या उसमें बैठने वाले बेचारे मुसाफिर थे कि वो बैठे क्यों और ये लॉस हो गया, तो आप या तो उनको भी कह दें कि ये सारे मुसाफिर जो थे वो गुनहगार हैं, अल्लाह माफ करे कि वो बैठे। और दूसरी बात, उनसे उनके वर्षा से मिलने में किसने मना की थी आपको। मगर 70 लोग जो जल रहे थे, उनकी आहें और सांसें आसमान से बातें कर रही थी, और आपके उन्हीं रेलवे के वजीर ने बोला कि ये इन मुसाफिरों की वजह से जो रेलवे के लोग जल रहे हैं। उनमें से 8 बॉडीज अभी भी मिसिंग हैं। मीरपुर खास सिंध से उनका ताल्लुक है, आज तक 8 लोग अपने प्यारों को नहीं मिल गए, उनकी डेड बॉडी अब तक खामोश है रेलवे की डिपार्टमेंट और पंजाब गवर्नमेंट। उनका जवाब कौन देगा? जी मुसरत चीमा साहिबा, जवाब कौन देगा? वैसे तैयारे हादसे की जो रिपोर्ट है वो कौमी असेंबली में भी पेश करने का कहा गया है। जी बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं अली भाई की बातों का रिस्पॉन्ड करूंगी कि वो बिल्कुल सही बजा फरमा रहे थे कि इमरान खान साहब एक भयानक हकीकत है, लेकिन ऑपोजिशन के लिए, उन माफियाज के लिए वो नाइटमेयर है जिन्होंने इस मुल्क को लूटा खसूटा। आज हमारा मुल्क अगर कोविड-19 ना भी होता तो जिस नहज पे ये पहुंचा के गए। दूसरी बड़ी जबरदस्त इन्होंने बात की कि बड़े आइडियल हॉस्पिटल्स बनाए, और पता नहीं उन्होंने पंजाब को पेरिस बनाया या लाहौर को पेरिस बनाया, तो उसके बाद वो इलाज के लिए बाहर लंदन क्यों चले गए। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इलाज के लिए नहीं गए, हवाखोरी के लिए गए हैं, और अच्छी वहाँ पे कॉफी शॉप्स ज्यादा अच्छी है, पाकिस्तान से बेहतर माहौल है उनका लंदन का, तो इसलिए गए हैं। इनकी बातों का जवाब तो ये है। दूसरी जहां तक रहेगी बात, देखें जो इम्पोर्टेंट चीज है, वैसे मैं आपकी बात नहीं बोली, तरीन साहब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये, एक मिनट में सर, आजिज भाई जहांगीर तरीन साहब इनके नहीं रहे, आपको पता नहीं है, इतनी खबरें आ रही थी मुलाकातों की, बातचीत की, मियां साहब के साथ मुलाकात करना चाहते थे। आप बस इनसे सिर्फ हुकूमत का पूछे, ये बातें ना करें जो अब इनके नहीं रहे, उनके बारे में कैसे जवाब दे सकते हैं। विनिश, मुझे हमदर्दी है, ये जो टॉक शो में आने वाली पीटीआई है ना, या इनके दोस्त, मुझे इनसे हमदर्दी है, इनकी बेचारी। आप जरा सुन ले, आजिज भाई जरा कमेंट सुन लीजिए, फिर अगर मौका मिला तो फाइनल कमेंट्स बिल्कुल मैं आपसे लूंगी। जरा जी मुसरत साहिबा बोलिए। अच्छा, मुझे आपसे भी उतनी ही हमदर्दी है कि देखें, मुझे आपसे इसलिए हमदर्दी है कि आप लोगों को, अगर आप जरदारी और बिलावल साहब को डिफेंड करने आ जाते हैं तो सबसे ज्यादा काबिले हमदर्दी तो आप है, और जो मरियम को और नवाज और शहबाज को डिफेंड करते हैं काबिले हमदर्दी वो है, हम नहीं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये, देखिए हादसा पहले भी होते रहे, ये पहला, अल्लाह माफ करे, ये पहला हादसा नहीं है। तो फिर क्या हादसा हुक्मरान कराते रहे?
تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ پھر پہلے جب زرداری صاحب کے زمانے میں بھی طیارہ حادثہ ہوا تھا تو وہ پھر کیا زرداری صاحب نے کرایا تھا یا وہ ذمہ دار تھے؟ خدا کا نام لے، آپ لوگ مطلب بات کرتے ہوئے آپ لوگوں کو کافی عرصہ ہو گیا ہے، ہاں آپ لوگ پہلے سوچ لیں. نہیں ہم آپ خدا سے معافی مانگے. اور بہتر یہ ہے سب سے، عاجز صاحب میں آپ کی بات میں نہیں بولی، بہتر یہ کہ آپ بڑے حوصلے کے ساتھ آپ حوصلے سے میری بات سنیں. معافی مانگے. اچھا میں اور علی گوہر صاحب جو ہے نا وہ بالکل لیفٹ آؤٹ ہو گئے ہیں. میرا خیال ہے بینش ایک منٹ جی میں کسی کی بات میں نہیں بولی. عاجز بھائی میں آپ کو آخری 1-1.5 منٹ دوں گی پکا پرومس. لیکن ابھی میں اور علی گوہر صاحب بڑا لیفٹ آؤٹ فیل کر رہے ہیں. ہم دونوں بیٹھ کے اپنے اسٹوڈیو میں چائے پی رہے ہیں. ذرا پلیز ان کی پہلے بات سن لیں، باری باری کر لیں تاکہ پروگرام کا وقت ضائع نہ ہو. میں پرومس ہے میں آپ کو 1-1.5 منٹ دوں گی. بینش چیمہ صاحبہ مسرت صاحبہ مکمل کریں اپنی بات. ہاں باری باری کر لینا، میں کسی کی بات میں جذباتی نہیں ہوئی. اچھا ہے اپنا اپنا موقف، زیادہ جذباتیت کا اظہار کریں. بلاول صاحب کو جو الیکٹڈ ان کے چیئر پرسن بنے تھے محترمہ کی شہادت کے بعد ایک پرچی پہ، تو ان کو اچھے سے ڈیفینڈ کرے. قابل رحم وہ ہیں جن کو ایک نومولود لیڈر مل گیا. امپورٹنٹ چیز یہ دیکھیں، جب آپ بات کریں گے تو ہم بھی کریں گے. دوسرے جو ہمیں کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو فلاں القابات سے نوازتے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پوری دنیا میں یہ ایک روایت چلی آئی ہے کہ جو بیٹیاں جب بیاہ شادی ہو جاتی ہے، وہ کوئی بھی معاشرہ ہو تو اپنے شوہروں خامدوں کے نام سے جانی جاتی ہیں. تو یہ کیپٹن صفدر کی مسز یہ مریم نواز کیسے ہوگی؟ مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے کون سا کمپلیکس ہے ان کو جو ان کو داماد ماننے پہ یہ لوگ تیار نہیں ہیں. اس سے جو اگلی بات ہے کہ کیپٹن صفدر کا نام کیوں نہیں لگتا، مسز صفدر بولا کرے، اس کو مریم نواز کیوں بولتے ہیں؟ یہ بھی اس کا آپ نے جواب دینا ہے. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے، میں جو پہلے بات عرض کر رہی تھی وہ یہ کہ سب سے جب یہ لوگ ایکسپوز ہو گئے، ایکسپوز ہوئے اپنے اعمال کے ہاتھ. اچھا مسرت وہ صاحب لوگ میرے پاس وقت کم ہے، آپ یہ باتیں چھوڑیں. دینے کا ٹائم آیا، سر نے کیا ہے، کون کیا نام استعمال کر رہا ہے، پہ بات آتی ہے تو مریم اچھل کے سامنے آ جاتی ہے. مسرت میں کسی اور اسکول آف تھاٹ میں بلیو کرتی ہوں، مطلب کہ فادر کا نام لگے، مدر کا نام لگے، قیامت کے دن تو آپ نے ماں کے نام سے جانا. یہ ناموں کو چھوڑیں، یہ اس میں کچھ نہیں رکھا. میری پہلے بات سنیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو ٹریفک حادثے یہ لوگ تصدیق کیوں کرتے ہیں؟ یہ لوگ کسی وہ تو وہی تمام ریاضی بیلٹ جو ہے they feel pride on عمران خان صاحب. جی پلیز بتائیں. بالکل جی بالکل. مجھے بس اتنا بتا دیجئے، دیکھیں ایئر ٹریفک کنٹرول کا جو پورا عملہ ہے وہ موجود ہے، پی آئی اے کا عملہ جو ہے وہ موجود ہے، سی اے کا عملہ جو ہے وہ موجود ہے. اب جو بیچارہ پائلٹ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اس کو جگہ عطا فرمائے. ہی لاسٹ ہز لائف، لیکن پائلٹ تو چلا گیا نا. اب جس طرح سے رپورٹ سامنے آئی ہے نیشنل اسمبلی میں پریزنٹ ہونی ہے، جو باقی لوگ ہیں ان کے خلاف تو آپ کارروائی کریں، ان کو تو آپ سزا دیں کہ ان کو بھی آپ نے آٹا چینی چاول کی رپورٹ کی طرح سائڈ پہ کر دینا ہے. کیا کرنا ہے؟ ان کے اوپر کارروائی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ مجھے اس کا جواب دے دیجئے، میں پھر آگے بڑھوں. دیکھیں سب سے پہلے تو بینش I want to بینش yes of course I'm giving it. دیکھیں بینش سب سے پہلے تو ہم نے پرانے زمانوں میں جس طرح ایل ڈی اے پلازا کو آگ لگا دی جاتی تھی، ہم کسی رپورٹ کو نہ آگ لگائیں گے. جو حقائق ہوں گے عوام کے سامنے رکھیں گے، پارلیمنٹ کے سامنے رکھیں گے. آٹا چینی کا ہمیں بالکل تانا نہ دیا جائے. اس دور میں تو اپنے دور حکومت میں اپنے لوگوں کے خلاف اگر ہم ایکشن لے رہے ہیں نا تو اس کی مثال ماضی میں 72 سالوں میں نہیں ہے اس ملک میں. ریممبر دس. اور عوام کو پتہ ہے اس چیز کا. سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ وی بلیو ان پرفارمنس. وہ ہم کر رہے ہیں. ان کی چیخیں اس لیے نکل رہی ہیں کہ ان سے تو صرف عوام کو اویئرنیس کی بات بھاشن، میں نے اپوزیشن کو کہا تھا کہ خالی انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کرنا تھا، وہ بھی ان سے نہ ہوئی. اور ان کا لیڈر اندر جا کے لندن سے آیا، اندر چھپ کے بیٹھ گیا، نقاب لے کے بیٹھ گیا، وہ بھی لیپ ٹاپ کے آگے. اور جس طرح سے انہوں نے مزیکا خیز اپوزیشن کی ہے، اس کی بھی مثال نہیں ملتی. چلیے ان کے لیے بھی دعا کر دیں. وہ کووڈ-19 ہے، رہیں گے، ان کو بھی کووڈ-19 پازیٹیو ہے، لوٹو. ان کے لیے بھی دعا چاہیے. چلیں جی علی گوہر صاحب 1 منٹ آپ کے لیے فائنل کامنٹس، اور 1 منٹ میں عاجز ڈھامرا صاحب کو دوں گی. 1 منٹ آپ کے لیے علی گوہر صاحب، یور ٹائم سٹارٹس ناؤ. جی نہیں، ان دونوں کو کافی ٹائم ملا ہے، صرف مجھے ایک کی بجائے 2 منٹ دے دیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ مسرت چیمہ صاحبہ اکثر ٹاک شوز میں پھر بہت جلدی ناراض ہو جاتی ہیں. ان کو ذاتیات پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ میاں نواز شریف کی سیاست کی وارث ہیں اور ہماری مسلم لیگ کی قائد ہیں. اور وہ آپ کی طرح سلیکٹڈ پارٹیز میں نہیں ہیں. انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، وہ عوام میں رہتی ہیں، عوام کے دلوں پہ راج کرتی ہیں، اور وہ ہماری قائد ہیں اور پاکستان کی عوام کی قائد ہے. اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کے خامند جیلی ادویات کا کام کرتے ہیں اور جیلی دوائیاں بیچتے ہیں تو پھر آپ مائنڈ تو کریں گی نا.
تو آپ وہ الفاظ نہ بولیں. اور اگر میں آپ کو عمران خان کی سیتا وائٹ والی سٹوری بتاؤں تو پھر بھی آپ مائنڈ کریں گی. آپ کو پتہ ہے جس بیٹی کو آج آپ بولیں نا اب آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, اب آپ بولیں, اب میری بات سنیں, اب آپ کو تکلیف ہوئی ہے, منشیات کا کام کرتے ہو. آپ کو پتہ ہے نہیں آپ کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ آپ بھینسیں چوری کرتے ہو. آپ کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ آپ کے اوپر منشیات کی ایف آئی آر ہے. آپ کا ریپوٹیشن آپ کے حلقے میں یہ ہے کہ آپ حصہ لیتے ہو. آپ کی ریپوٹیشن آپ کے حلقے میں یہ ہے کہ آپ ان دونوں کے مائک آف کر لیجیے. مجھے 1 منٹ عاجز ڈامرا صاحب کو سننا ہے. نو پرسنل ٹاکس. نو آئی ایم ناٹ پارٹ آف دس. آئی ایم سیریسلی ناٹ پارٹ آف دس. میں اس قسم کے شوز میں بلیو نہیں کرتی. آئی ایم ناٹ پارٹ آف دس. پلیز علی گوہر صاحب آئی ہیو ٹو پٹ یور مائک آف. مسرت چیمہ صاحبہ کا مجھے مائک آف. پلیز ان دونوں کے مائک آف. عاجز ڈامرا صاحب آپ کے اگر آپ بات پلیز کامنٹ کرنا چاہتے ہیں 1 فائنل منٹ میں تو کامنٹ کیجیے. آئی ایم ناٹ پارٹ آف دس پرسنل اٹیکس کی شوز. آئی ایم ریئلی سوری. نہ میرا شو اس طرح کا ہے نہ میرا پلیٹ فارم اس طرح کا ہے. جی عاجز ڈامرا صاحب. دیکھیں دینش, پہلی بات تو انہوں نے کہا پرچی سے چیئرمین بنتا ہے, تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ جو آپ سو کارڈ 22 سال کی جدوجہد بتاتی ہے نا, ایک ہی چیئرمین 22 سال سے آتا ہے, اور جسٹس وزیر الدین صاحب آپ کی پارٹی سے کیوں نکلے ہیں سو کارڈ آپ کی جمہوریت پسندی سے, یہ پوری قوم کو پتا ہے کہ 22 سال سے عمران خان پارٹی کے آپ سے چیئرمین ہیں. اور جہاں تک پرفارمنس کی آپ نے بات کی ہے نا, تو دیکھیں آٹا چور ان کے پاس, دوائی چور ان کے پاس, چینی چور ان کے پاس, کنسٹرکشن والی مافیا ان کے پاس. اچھا, ان کی پرفارمنس ایک زبردست ہے. میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں, آن ایئر دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہر مافیا میں ملوث لوگ کو اپنی کابینہ میں کرسی تبدیل کر کے بٹھا دیتے ہیں. صرف کرسی تبدیل کر کے 110% آپ کے پاس. پورے ملک کو بھتہ مافیا چوری کر کے کھا گئے, وہ آپ کے پاس. تو آپ نے ترین کو باہر جانے کیوں دیا؟ سو کارڈ آپ کی پرفارمنس یہ ہے نا, آپ نے دوائی چور والے کیانی صاحب کو پھر اپنی پارٹی میں آ جائیں گے واپس. کوئی بھی جس نے چوری کی ہے وہ آپ ہی جمع کر باقی رکھے. Okay guys, just relax. یہ this is just a current affairs show. Please don't take it personally. عاجز بھائی سے میری درخواست ہے, عاجز بھائی آپ اپنے ہاسپٹل صحیح کر لیں. باقی بلاول صاحب کی تقریروں کے 100/100 نمبر ہے نیشنل اسمبلی میں. پی ٹی آئی چاہے مانے یا نہ مانے, لیکن بلاول صاحب ان کو اپنی تقریروں کے ذریعے تو ضرور ٹف ٹائم دے رہے, لیکن پلیز آپ اپنی سندھ میں ہسپتال صحیح کر لیں تو بہتر ہوگا. علی گوہر صاحب آپ سے ذرا میری یہ درخواست ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب ذرا تھوڑا مزید ایکشن دکھائیں, ایگریشن دکھائیں اپوزیشن میں, تو شاید آپ کو بھی کرنٹ افیئرز شوز میں تانے نہیں سننے پڑیں گے. اور پی ٹی آئی اگر پرفارمنس دکھا دے تو ان کو بھی کرنٹ افیئرز کے شو میں تانے نہیں سننے پڑیں گے. تینوں مہمانوں کو بہت بہت شکریہ. جسٹ ریلیکس گائز. اپنے آپ کو پلیز کورونا سے محفوظ رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. I'll see you all tomorrow.